तो हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट हिंदी और हमारा टॉपिक चल रहा था समास। ठीक है, तो समास के अंदर मैंने आपको अवयवी भाव समास बता दिया है अच्छी तरीके से। समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम जो आज चर्चा करने वाले हैं, देखिए हमारे इस बार सिलेबस में है मात्र 3 समास, यानी कि आपका अवयवी भाव है, कर्मधारय है और बहुब्रीहि है। बस ये 3 समास आपको पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद आगे की बात होगी तो वो हम बाद में देखेंगे। इंटर में जो पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे हम इंटर्स क्लास में। ठीक है, लेकिन अभी हमें जो पढ़ना है सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कर्मधार समास को। तो देखिए कर्मधार और बहुब्रीहि, मैं चाहता हूं कि समास जो टॉपिक है उसे हम एक ही वीडियो में कवर कर लें। तो आज की वीडियो में हम समास में क्या करेंगे कि कर्मधारय और हमारा जो बहुब्रीहि समास है इसको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको देखिए बताऊंगा। बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में, तो बस आप उसी को अगर समझ गए तो समझ लिए। कर्मधारय और बहुब्रीहि में आप बिल्कुल आराम से अंतर समझ जाओगे कि क्या होते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े बिल्कुल छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बताऊंगा तो आप इन्हीं से समझ जाओगे। देखिए डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन बिल्कुल अलग होगी, ये ध्यान रखना। ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है ये किसकी है, ये है आपकी कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में क्या होगा कि इसमें होगा मतलब जिस समास में पहला पद विशेषण और उत्तर पद या दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। अब देखिए विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, और विशेष कौन से होते हैं, विशेष वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। बस ये बात आप समझ लो। अगर इतनी बात समझ गए तो समझ लो आपका काम हो गया। ठीक है, अब ये तो परिभाषा हो गई कर्मधारय की। कर्मधारय के लिए बस इतनी कंडीशन होती है, ये कंडीशन आपको पता है तो समझ लीजिए वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बताऊंगा। तो पहले कर्मधारय और दोनों की डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूं। ये तो कर्मधारय की हो गई। अब बहुब्रीहि समास की जो डेफिनेशन है वो भी आपको बता देता हूं साथ ही साथ। बहुब्रीहि समास, इसकी डेफिनेशंस भी मैं आपको बता ही देता हूं साथ ही साथ। तो चलिए देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होगा, इसमें होगा, इसमें ना तो देखिए मैं बिल्कुल मोटी बात लिखूंगा, ना तो प्रथम पद यानी कि ना पहला पद या ना प्रथम पद, और ना दूसरा पद प्रधान होगा। प्रधान होगा, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होगा। तीसरा पद प्रधान होगा, समझ रहे हो। बिल्कुल ये आपकी बहुब्रीहि की बात हो गई, बहुब्रीहि की। ठीक है, बहुब्रीहि में बिल्कुल यही होता है, सिंपल। ठीक है, हाँ किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए इनमें छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है, तो अब वो डिफरेंस क्या होता है वही हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्वागत करते हैं अपना, शुरू करते हैं। यानी कि वीडियो स्वागत निकल गया, मैं कहने वाला था कि शुरू करते हैं अब नई एग्जाम्पल्स की सीरीज यानी कि उदाहरण श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे। आपके सामने डेफिनेशंस दोनों की शो हो रही हैं भैया। कर्मधारय भी आपके सामने लिख रखा है और बहुब्रीहि भी आपके सामने लिख रखा है। तो देखिए अभी मुझे भी नहीं मालूम है कि किस चीज़ का एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है। बिल्कुल आपको अपने आप पता करना होगा कि किस चीज़ का एग्जाम्पल हमारे सामने शो हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा, जरा इस एग्जाम्पल को देखो और देखकर बताओ जरा इसमें कौन सा समास है आपका। ठीक है, जरा पहले इसका समास विग्रह करो तो आप बोलोगे काला है जो सर्प। अब एक बात बताओ, इसमें क्या तीसरा पद कोई प्रधान है। कृष्ण सर्प, अरे यार सारे सर्प ज्यादातर काले ही होते हैं तो कोई तीसरा पद प्रधान हो नहीं सकता। लेकिन इसमें विशेषता बताई जा रही है, वो कैसे, देखो मैंने क्या बोला था, जरा इसको विभाजित करो। मैंने देखिए समास विग्रह जब किया तो ये 2 पद हमें मिले, 2 पद मिले बिल्कुल। अब ये काला जो पद है ये हमारा प्रथम पद यानी पहला पद हो गया, ये हमारा उत्तर यानी दूसरा पद हो गया। अब देखो मैंने परिभाषा हमारी क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि
जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा और जो उत्तर पद या दूसरा पद होगा वो हमारा विशेष होगा। तो देखिए सर्प की विशेषता बताई जा रही है कि वह काला है। कैसा है? काला है। तो जब सर्प की विशेषता बताई जा रही है तो देखिए ये विशेषण हो गया, पहला पद हमारा विशेषण हो गया, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो गई इसमें। अब दूसरी देखिए कि सर्प, अब देखिए सर्प की विशेषता बताई जा रही है यानी दूसरा पद विशेष हो गया। तो बताओ भैया ये एग्जाम्पल किसका हो गया आपका? ये हो गया आपका कर्मधारय समास। ठीक है, यहां पर कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया यहां पर आपका। ठीक है, अब अगली बार में मैं लिखूंगा नहीं, बस आपको समास विग्रह करके बताऊंगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भैया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, बिल्कुल ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं। ठीक है, हाँ चलिए मृगनयनी लेते हैं। मृगनयनी, अब मृगनयनी यानी कि मृग के समान नयनों वाली, मृग के समान नयनों वाली, मृग के समान नयनों वाली, नयनों वाली, मृग के समान नयनों वाली, ये तो हो गया इसका सिंपल सा हमारा क्या वो समास विग्रह। ठीक है, अब इसमें हमें पहचानना क्या है? समास। मृग के समान नयनों वाली, अब देखिए यहां पर जो समास आता है वो आएगा आपका बहुव्रीहि समास। देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें आपका जो समास है वो ये नहीं आ सकता कि आपका अभी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है मृग नयनी। एक आप एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि हे खग मृग है मधुकर नयनी तुम देखी सीता मृग नयनी, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है, वो भी वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो वहाँ पर सीता जी की जो तुलना है वो मृग के समान नयनों वाली से की गई है। तो यानी कि मृग नयनी किसके लिए प्रयोग हो सकता है? सीता जी के लिए प्रयोग तो हो सकता है। तो जब सीता जी के लिए प्रयुक्त हो सकता है तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान आ रहा है। जब तीसरा पद प्रधान आ रहा है तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन यहाँ पे कर्मधार, एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा तो वहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि ना दे तो समझ लीजिए वहाँ पर कर्मधारय भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कर्मधारय और बहुव्रीहि में छोटा सा संबंध होता है कि अगर आपके लिए ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं दिया है तो आप कर्मधारय भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए आपको 90% तो बहुव्रीहि ही लिखना है। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया आपका, ऐसे समझ लो। किसका हो गया? बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया ये। बस सिंपल, 2 हो गए। चलिए एक और देखते हैं इसी तरीके का। महाजन, महाजन में कौन सा समास है? महाजन में कौन सा समास है? महान है जो जन या महान है जो व्यक्ति, महान है जो जन, महान है जो जन। अब इसको जरा देखिए, अब इसका हमने समास विग्रह किया महान है जो जन। अब देखिए जन माने होता है व्यक्ति, आदमी, कोई भी व्यक्ति है, मानव है। अब ये तो विशेष हो गया, ये हमारी विशेषता बताई जा रही है। अब कोई भी महान व्यक्ति हो सकता है, ऐसा तो है नहीं इसमें तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पे सिंपल। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, चलिए एक और इसी तरीके से बिल्कुल। अब देखिए जरा मुझे बताइएगा कोई महात्मा, इसमें कौन सा समास है? अब महात्मा का जब समास विग्रह करोगे तो आ जाएगा महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब महान है जो आत्मा, तो देखिए आत्मा यानी उत्तर पद है तो ये विशेष होना चाहिए, ये प्रथम पद है तो आत्मा की ही तो विशेषता है कि वो महान है। तो ये यानी कि विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, विशेषण विशेष से मिल गया, यानी कि ये कौन सा हो गया हमारा? कर्मधारय समास हो गया।
इस तरीके से बिल्कुल हमको फाइंड करना होता है कर्मधारय में। इस तरीके से हम कर्मधारय में पता कर लेते हैं कि कौन सा हमारा कर्मधारय है और कौन सा हमारा बहुव्रीहि है। देखिए अभी तक मैं ज़्यादातर क्या कर रहा हूँ कि हमें ज़्यादातर कर्मधारय मिल रहे हैं, कर्मधारय ज़्यादातर हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हमें बहुव्रीहि नहीं मिले हैं उस तरीके से, हमें कर्मधारय ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं है। अभी तो हम कर्मधारय ही लेंगे, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको पहले कर्मधारय ही समझाएं अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक और कर्मधारय का ही लेते हैं, विद्याधन। विद्याधन, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ विद्याधन, तो समझ जाइएगा विद्याधन है ये, इसका समास विग्रह करोगे यानी विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। अब जब विद्या रूपी धन है तो धन आपका उत्तर पद हो गया, और विद्या रूपी, तो धन की विशेषता है कि वो विद्या रूपी है। तो जब विद्या रूपी धन है तो ये आप यहाँ पे ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। तो सिंपल जब विशेषण विशेष मिल गया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि प्रथम पद जो होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। आप देखिए जो कर्मधार होती है उसकी डेफिनेशन आप दो तीन तरीके से याद कर सकते हो, परिभाषा आप दो तीन तरीके से याद कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने जो बताया ऐसा नहीं कि आप यही परिभाषा याद कर सकते हो, दो तीन तरीके होते हैं परिभाषा याद करने के, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमने अपनी जो भी हमारी प्रक्रिया होती है वो हमने करके पता लगा लिया है कि यहाँ पे ये भैया हमारा विशेष है और ये वाला भाई हमारा क्या है, ये वाला भाई हमारा विशेषण है। तो हमने दोनों चीज़ें पता कर ली, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास हो गया। यहाँ पर भी कर्मधारय का मतलब ही समझो ना, कर्मधारय, कर्म से ही मतलब पता चल जाता है कि कर्म कोई ना कोई तो इसके अलग ही कारनामे होंगे जिसके कारण कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला, कोई नहीं कोई ना कोई चीज तो धारण कर रखी होगी उसने, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए एक और लेते हैं इसी तरीके से, सुपुत्र। सुपुत्र यानी कि अच्छा है जो पुत्र है, यही तो होगा, अच्छा है जो पुत्र। ये तो हो गया इसका सिंपल समास विग्रह। अब समास विग्रह ये हो गया, तो ये आपका प्रथम पद, ये आपका उत्तर पद। अब देखिए दोनों की जरा मिलाइए, जरा इसको देखेंगे आप, इसको देखेंगे तो ये आपको विशेष लगेगा क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है कि पुत्र अच्छा है, तभी तो सुपुत्र हुआ। जब पुत्र अच्छा है तो विशेषण विशेष मिल गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आपका कर्मधारय समास हो गया। बिल्कुल बस इसी तरीके से फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बहुत ही आराम से मैं बताते हुए चल रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फाइंड करने हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद आपको एग्जाम्पल मिलेंगे मिश्रित वाले। मिश्रित वाले का मतलब समझ सकते हो, मैं उसमें आपको दोनों बताऊंगा, ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जिसमें दोनों आ जाएंगे आपके, मतलब एक एग्जाम्पल दो दो कारनामे, एक व्यक्ति के दो कारनामे होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा घनश्याम, घनश्याम शब्द पढ़ा है आपने। अब देखिए आप क्या बोलोगे, इसको समास विग्रह करोगे तो करोगे घन के समान श्याम, समान श्याम। अब देखिए यहाँ पर ये विशेषण विशेष तो आपको मिल गए, तो आप तुरंत समझ जाओगे भैया ये वाला आपका विशेष हो गया, ये आपकी विशेषण हो गया। तो यहाँ पे कर्मधारय तो आपका बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है। जरा घनश्याम जो होता है वो हम किसे कहते हैं, किसका पर्यायवाची है घनश्याम, तो घनश्याम पर्यायवाची है हमारे भगवान श्री कृष्ण का, यानी कि यहाँ पर तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास तो हो गया, लेकिन मैंने कर्मधारय की भी आपको कंडीशन बता दी कि क्यों हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अभी कुछ तो मैं ऐसे बताऊंगा जिनमें क्या होगा ना, जिनमें आपको तीन तीन समास देखने को मिलेंगे एक साथ, जैसे कि त्रिलोचन, त्रिलोचन या त्रिनेत्र। अब देखिए ये दो शब्द एक ही साथ क्यों लिए मैंने आपको थोड़ा
प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यार ये दो शब्द एक साथ क्यों लिए। तो दो शब्द मैंने एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही है। त्रिलोचन, लोचन और नेत्र आंख के पर्यायवाची होते हैं, तो मैंने कोई गलती तो नहीं की यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिए। अब देखो इनको करना क्या है। त्रिनेत्र यानी तीन नेत्रों वाले, तीन नेत्रों वाले, ये तो हो गया इसका सिंपल समास विग्रह। तो तीन नेत्रों वाले ये उनकी विशेषता हो गई ना, तीन नेत्रों वाले। अब तीन नेत्रों वाले जो भी हैं तो वो उनकी विशेषता है, यानी कि यहाँ पर कर्मधारय भी समास है। अब कर्मधारय तो है ही, लेकिन आपको मैं एक और समास बता दूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा। अगर कहीं पर किसी भी शब्द से हमें संख्या का बोध होता है, किसका, संख्या का बोध, तो वहां पर हमारा द्विगु समास हो जाता है। तो इस जो ये शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें आपके तीन समास हैं। एक तो आपका बहुव्रीहि, क्योंकि तीन नेत्रों वाले कौन हैं, शिवजी हैं। अब शिवजी तीन नेत्रों वाले हैं तो भैया ये कौन सा समास हो गया, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। तीन नेत्र ये विशेषता है भैया, तीन नेत्र सबके तो होते नहीं है, ठीक है। तो जब तीन नेत्र सबके नहीं होते हैं तो ये विशेषता है उनकी, भैया त्रिनेत्रधारी हैं। अब त्रिनेत्रधारी हैं तो ये विशेषता हो गई, यानी यहाँ पर कर्मधारय हो गया, कर्म को धारण कर रखा है उन्होंने कि उनके तीन नेत्र हैं, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है, यहाँ पे तीन नेत्र, संख्या का बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, द्विगु समास भी हो गया। तो देखिए मैंने एक शब्द में आपको कितने बताए, तीन समास वाले भी निकल आया। लो भाई, तीन समास वाला भी आपके सामने आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़े जरा इसी तरीके से अब देखिए, गजानन, गजानन, गजानन यानी कि गज के समान मुख वाले। अब देखिए ये मत पूछने लगना कि यार ये समास विग्रह कैसे किया जाता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल। अब देखो गजानन यानी गज के समान मुख वाले, गज के समान मुख वाले कौन होते हैं, हमारे गणेश जी होते हैं भैया। कौन होते हैं, गणेश जी, गणेश भगवान, गजानन, उन्हीं को तो बोलते हैं गजानन, गणेश भगवान को। तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है, यहाँ यानी कि यहाँ पर बहुव्रीहि हो गया। लेकिन लेकिन गजानन गज के समान, यानी कि गज के समान मुख वाले, ये उत्तर पद विशेष और प्रथम पद विशेषण, यानी कि ये क्या हो गया, कर्मधारय समास भी यहाँ पर हमारा हो गया है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि भी मिला और कर्मधारय भी मिला। तो ये बात आप ध्यान रखना, जहाँ बहुव्रीहि होगा वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस किसके होने के रहते हैं, कर्मधारय समास के होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से देखिए एक और लेते हैं हम, दशानन, दशानन यानी कि 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं मुख जिसके। अब जरा मुझे बताओ 10 मुख किसके हैं, तो आप बोलोगे रावण के थे। किसके थे, रावण के, ठीक है। रावण के 10 मुख थे, तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान हो गया। तीसरा पद प्रधान हो गया तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया आपका भैया, बहुव्रीहि समास हो गया। लेकिन एक विशेषता भी थी उसकी, जब 10 मुख धारण करने वाला है तो ये उसकी विशेषता है, तो यहाँ पे कर्मधारय भी समास हो गया। और संख्या का बोध भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द्विगु समास भी हो गया। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यार ये तीनों हैं, हमें डाउट हो रहा है कि यार अगर हमारे सामने आ जाए कि बताओ दशानन में कौन सा समास है, और अभी तो हम छोटी क्लासेस में हैं तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हम कौन सा लिखेंगे। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर दशानन आ जाए तो आपको लिखना है बहुव्रीहि समास, क्योंकि यह सबसे पहले आपका सही माना जाएगा, इसके बाद के आंसर आपके सही माने नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन वाले होते हैं तब माने जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपके लिए दशानन दिख जाए, गजानन दिख जाए, त्रिलोचन दिख जाए, घनश्याम दिख जाए, अगर तीसरे पद का उसमें बोध हो रहा है तो आपको बहुव्रीहि समास लिखना होगा वहां पर। अगर आप बहुव्रीहि नहीं लिख रहे हो तो आपका गलत कर दिया जाएगा, चाहे भले ही आपने कुछ भी दिमाग लगा के उसे सही करके कर्मधारय लिख रखा हो, आपका कर्मधारय वो सही नहीं माना जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर सही हिंदी का टीचर कोई कॉपी चेक करेगा आपकी तो वो गलत कर देगा, ये बात आप ध्यान रखना, बस समझ रहे हो। तो बस इतनी बातें आप ध्यान रख लो। इसी प्रकार से देखिए नीलकंठ की बात कर रहे हैं, नीलकंठ, नीलकंठ
नीलकंठ दोस्तों ये जो शब्द है, अब देखिए नीलकंठ से भी आपको दिमाग में आ गया होगा कि भैया शिवजी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे विशेषता क्या है, नीला है कंठ जिसका। अब नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पे ये विशेषता बता दी गई सीधी सीधे भैया, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका यानी कि शिव जी, बिल्कुल शिव जी हो गए। तो शिव जी हो गए यानी कि ये भैया आपका उत्तर पद, ये प्रथम पद, यानी कि ये सीधे सीधे विशेषण विशेष से मिल गए हमको दोनों। तो यहाँ पे कर्मधारय तो हो गया ही, लेकिन उससे पहले क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, उससे पहले बहुव्रीहि समास होगा। सिंपल। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। इसी प्रकार से आपको ये बात का ध्यान रखना है, अगर तीसरे पद की ओर संकेत मिल रहा है आपको किसी भी शब्द से, तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए एक आता है चंद्रशेखर। क्या आता है, चंद्रशेखर नाम आता है एक, ये तो नाम है किसी का चंद्रशेखर, लेकिन यहाँ पे हमें फिर से दो समास मिलेंगे, यानी कि चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है शिखर पर जिसके। अब एक बात बताओ, चंद्रमा किसके शिखर पर है? अब फिर बोलोगे आप कि भैया वो किसके शिखर पर है, शिव जी के, शिव जी के। लेकिन उससे पहले चंद्रमा किसके शिखर पर, यानी कि चंद्रमा शिखर पर, यानी कि ये फिर विशेषण विशेष्य की बात हो रही है। ठीक है, तो जब फिर से विशेषण विशेष्य की बात हो रही है तो यहाँ पे कर्मधारय भी हो जाएगा, और तीसरा पद प्रधान है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि चंद्रमा कौन धारण करते हैं सिर पर, श्री शिव जी धारण करते हैं। तो ये बात भी हो गई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, एक और बताना चाहूँगा इसी प्रकार से, फिर उसके बाद इस वीडियो का डी एंड कर देंगे। तो वो है आपका चक्रपाणी, चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी यानी चक्र है पाणी, चक्र पाणी यानी चक्र को धारण करने वाले, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, या तो आप समास विग्रह में लिख सकते हैं चक्र को धारण करने वाले, या आप ऐसे लिख सकते हैं चक्र है, चक्र में मतलब चक्र है हाथ में जिनके, या चक्र है हस्त में जिनके। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपकी समझ में आ रहा है वो लिख सकते हैं। मैं तो यही लिखूंगा कि चक्र है हाथ में जिनके। अब बताओ भैया चक्र किनके हाथ में, तो आप बोलोगे सीधे सीधे भैया विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, या आप बोलोगे श्री हरि, या आप बोलोगे नारायण, आप जो चाहें वो कह सकते हैं, क्योंकि भैया लेकिन हमें क्या, हमें मतलब है कि भैया तीसरे पद की ओर हमारा इशारा हो रहा है। तो जब तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा है तो सीधे सीधे इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ चक्रपाणी यानी चक्र को धारण करना एक विशेषता भी है, विशेषण विशेष भी मिल रहा है, तो यहाँ पे कर्मधारय भी हो जाएगा। तो ये बातें होती हैं सिंपल। तो चलिए आज की वीडियो में हमने समास का कर दिया है डी एंड। किसका दी एंड कर दिया है, समास का दी एंड कर दिया है आज की वीडियो में। अब ग्रामर ज़्यादातर हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो ग्रामर में इतना ज़्यादा कुछ खास अब बचा नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत है उसे भी हम बहुत ही जल्द निपटा लेंगे, और उसके बाद आपका डेली टू डेली ऑनलाइन आपको एक एग्ज़ाम टाइप का मिला करेगा। तो उसको कोशिश करना सॉल्व करने की, अगर हो जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं, अगर समझ में ना आए तो देख लेना, वीडियोस ऑलरेडी पीछे पड़ी हुई हैं तो उनको देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हिंदी का जो ग्रामर पोर्शन है वो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अब ख़त्म हो गया है, बस एक दो चीज़ें और हैं बताने के लिए छोटी छोटी, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा।